हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से एस्प्रिन, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, एनिलीन से फिनॉल, टॉलुइन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन। ये तो सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम कन्वर्जेंस करें एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें इन्वॉल्व हों स्पेशली, और हम चैप्टर 11 के भी रेफरेंस में ये कन्वर्जेंस देखने जा रहे हैं और इसके बाद और भी कन्वर्जेंस देखेंगे। लेकिन आज काफ़ी सारे कन्वर्जन हम कर सकते हैं अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्जेंस को करेंगे। तो जैसे कि देखिए, बहुत ही फेमिलियर रिएक्शंस, बहुत ही जिनसे वाकिफ़ हैं उन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और फिर आप खुद ही आसानी से कन्वर्जन कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर ये है बेंजीन, देखिए ये है बेंजीन। अब बेंजीन के बारे में ये जान लीजिए। जैसे बेंजीन है, हमने इस पर H लगा दिया, जैसे ये लिखा हुआ है और कोई पूछता है ये क्या है, तो ये क्या है और ये क्या है, और अब ये क्या है, तो दोनों में अंतर नज़र आने लगता है। लेकिन ये क्या है? बेंजीन है। इसका सूत्र क्या है? C6H6 है और इसका सूत्र क्या है? C6H6 है। हम यहाँ पर जितने हाइड्रोजन हैं इनको हम शो भी कर सकते हैं और इनको हम, जैसे यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर 100 हो रहे हैं, तो 100 करें, 200 करें, 300 करें, तो इस चीज़ को बीच में अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ये बेंजीन है। बेंजीन में जैसे यहाँ पर एक H लगा हुआ है, इसको हटा के हमें Cl लाना है। तो Cl लाने के लिए क्या करते हैं? ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बेंजीन रिंग से H हटा के हम Cl लाना चाहते हैं तो हमें अभिकर्मक कौन सा चाहिए? क्लोरीन, यानी क्लोरीन यूज़ करेंगे हम। Cl यहाँ से H रिप्लेस करेगा। लेकिन क्लोरीन यूज़ करने के लिए हम Fe के साथ यूज़ करते हैं, डार्क में, अंधेरे में यूज़ करते हैं, और ऐसा करने से हमें क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन मिलता है। तो याद कर लीजिए कि अगर बेंजीन रिंग पर हमें Cl लाना है तो हमें क्लोरीन यूज़ करना है, Br लाना है, ब्रोमीन यूज़ करना है, आयोडीन लाना है, I2 यूज़ करना है। यानी रिएक्शन जो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो अच्छे से होती है। तो क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। अब ये अगर इस पर नहीं लगा है कोई बात नहीं, बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, बहुत सिंपल रिएक्शन है। फिर अगर क्लोरोबेंजीन से हम इसको हटा के, Cl को हटा के OH लाना चाहते हैं, यहाँ पर OH लाना चाहते हैं, तो पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है Cl और बेंजीन के कार्बन के बीच में। तो ये बॉन्ड आसानी से तो नहीं टूटता है, तो आसानी से नहीं टूटता, तो फिर भी इसको जो है हम NaOH या KOH यूज़ करते हैं और 300 ATM दाब पर और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, NaCl निकल जाता है, OH यहाँ आ जाता है। ये डाउस प्रक्रम है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल ऐसे मिलता है। आप ये रिएजेंट याद रखिए, Cl को हटा के OH लाना है। अगर यहाँ पर एरोमेटिक ये रिंग ना होती, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप होता, तो इतना सब कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो अगर बेंजीन से फिनॉल आ जाए, जैसे कि आपने पहले देखा, तो बेंजीन से फिनॉल आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें देखिए डाउस प्रक्रम की रिएक्शन का यूज़ हुआ है। तो अब अगर आपको अगर आप फिनॉल पर, जैसे मान लिया फिनॉल पर आप लगाते हैं NaOH,
तो NaOH लगाने से क्या होता है, NaOH लगाने से ये फिनॉल जो है एसिड है, ये बेस है, लवण बनता है और वाटर निकल जाता है। तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ONA बचेगा। तो ONA सोडियम फिनॉक्साइड है और सोडियम फिनॉक्साइड से हम कौन कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे रीमर्टिमन रिएक्शन में इससे हम स्टार्ट करवाते हैं, कोल्बे रिएक्शन है। तो ये सब रिएक्शंस में हम गाटरमैन रिएक्शन है, तो इसमें हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, जैसे हमने इसको एक साथ लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया कि पहले हमने क्या लगाया, फर्स्ट हमने NaOH लगाया। तो NaOH में क्या होगा, NaOH लगाते ही ऊपर का H हट जाएगा, Na आ जाएगा। हमेशा के लिए याद रखिए इस चीज़ को कि फिनॉल में किसी भी एसिड में जो H है उसको हटा के हमें अगर NaOH का Na लाना है तो NaOH से उस एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं, Na आ जाएगा। फिर दूसरा रिएजेंट क्या लगाएंगे, जैसे दूसरा रिएजेंट हमने लगा दिया CO2 लगा दिया, लेकिन CO2 लगाएंगे 4 से 8 ATM दाब पर और हीट भी करेंगे। तो CO2 लगाने से यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे COOH आ जाता है। ये जो कोल्बे रिएक्शन है इसको पहले आप पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ चुके हैं तो पीछे की वीडियो देख लीजिए। तो इसमें ये OH है और यहाँ पर क्या आ गया, COOH है। ये फिनॉल है, नाम कन्वर्जन में ज़रूर लिखना उसके नीचे नीचे, यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जाइए। तो ये फिनॉल है और ये क्या है, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जैसे ये है क्या है, ये है बेंजोइक एसिड, जान रहे हैं, दिस इज़ बेंजोइक एसिड। अब इसमें यहाँ पर अगर OH लग जाए तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो पोजीशन है बगल वाली। तो जो ये है सीनियर, उसका पड़ोसी ऑर्थो होता है। अब यहाँ पर ये तो COH कहीं भी लगा हो बेंजोइक एसिड ही है, ये मत समझिए कि COH यहाँ से यहाँ लग जाए तो फिर ये कुछ और हो जाएगा। यानी बेंजीन में अगर यहाँ पर COH लगा हुआ है तो कोई पूछे ये क्या है, दिस इज़ बेंजोइक एसिड, रिंग पर एक COH लगा है। और अगर यहाँ पर OH लग जाए तो इसका मतलब इसका पड़ोसी ये जो ऑर्थो पोजीशन है तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। तो हमें ऐसा नहीं है कि ये याद रखना है कि ऊपर OH लगा रहेगा तभी फिनॉल है, कहीं भी एक बेंजीन रिंग में ऊपर कहीं भी लगा है OH एक सिंगल तो फिनॉल है। खैर ये बातें तो थोड़ी बेसिक हैं, समझ रहे होंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, सैलिसिलिक एसिड है। और सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बना लिए। अगर आ गया बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, इसमें तो नहीं लिखा है बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप तैयार करके जाएंगे एग्ज़ाम में वही आएगा, आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्जन करें। तो सैलिसिलिक एसिड को मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। ये है OH और ये है COOH। तो बिल्कुल ये सैलिसिलिक एसिड को मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसमें देखिए, अगर इसमें हम सपोज लगाते हैं CH3OH। अब CH3OH एल्कोहल है, अगर इसके साथ हम H2SO4 भी लगा दें सांद्र थोड़ा सा, तो H2SO4 निर्जली कारक है, ये क्या करता है, जल निकालता है। तो यहाँ पर ये एसिड का OH और इसका H, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये CH3O यहीं पर लग जाएगा।
बहुत ही आसान रिएक्शन है। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एल्कोहल होता है, इसका जब रिएक्शन होता है तो एसिड से OH और एल्कोहल से H। उल्टा मत कर दीजिएगा, इधर से OH इधर से H नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H। तो यहाँ पर OH इसका, H इसका, चूँकि निर्जली कारक हमने यूज़ कर दिया है, थोड़ा सा सांद्र H2SO4 यूज़ कर दिया है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, जहाँ जो बचा CH3O यहीं लग जाएगा। तो यहाँ हम बना देते हैं, ये हमने बना दिया, ये है OH और ये है COOCH3। तो ये यहाँ पर जो COOCH3 है, ये एस्टर ग्रुप यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे ये है, क्या है, बेंजोइक एसिड, क्लियर है। अगर इसमें से H हटा दें तो ये क्या बचा, बेंजोएट, ये बचा बेंजोएट। अगर जैसे मान लिया ये है COOH बेंजोइक एसिड, H हटा दिया, ये क्या है, बेंजोएट। अब जैसे ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड, और ये हटा दिया H, तो उसका जो ऋणायन बचा वो क्या है, सैलिसिलेट। तो दिस इज सैलिसिलेट आयन, सैलिसिलेट आयन, खाली सैलिसिलेट हम यूज़ करेंगे। तो सैलिसिलेट आयन ये है। अब यहाँ जो भी चीज़ लगी रहेगी, उस जैसे मेथिल लगा है तो मेथिल सैलिसिलेट, यहाँ पे सोडियम लगा है तो सोडियम सैलिसिलेट। तो यहाँ पर देखिए मेथिल आ गया तो दिस इज़ मेथिल सैलिसिलेट। तो यहाँ हम इसका नाम लिख देते हैं, ये है मेथिल सैलिसिलेट। तो ये जो मेथिल सैलिसिलेट है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दिस इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो आपने सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाया, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाया, मेथिल सैलिसिलेट बनाया। ऐसा एग्ज़ाम में ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं से मैंने बुक से ही उठाया है, किसी न किसी ईयर में आए हैं। तो मेथिल सैलिसिलेट यहाँ पर आपने बनाया ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और बहुत सिंपल रिएक्शन से बनाया, कुछ इसमें ऐसा कठिन नहीं है। फिर नेक्स्ट, अगर इसी में अगर मेथिल अल्कोहल के बजाय हम यहाँ पर कुछ और यूज़ करते, जैसे ये है CH3COOH, ये क्या है, दिस इज एसिटिक एसिड, राइट। अब अगर दो एसिटिक एसिड हैं हमारे पास, और यानी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और उसमें से निर्जलीकरण करा दें, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए, तो क्या होगा। अब इसमें से H और OH निकल गया, तो ऊपर से H नीचे से OH निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ऊपर 2 O है, नीचे 1 O है, तो ये O जो है इसके साथ लिंक हो जाएगा, यानी दोनों ग्रुप जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, क्योंकि उधर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर भी है, बीच से जो टुकड़े टूटे थे तो उनको जुड़ना ही पड़ेगा अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए। तो चूंकि ऊपर भी एसिटिक एसिड था, ये भी एसिटिक एसिड है, और वाटर निकला है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड तो था ही, और एनहाइड्राइड, हाइड्राइड यहाँ हाइड्रस से मतलब है पानी से, और एन लगता है तो मतलब निकल गया, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम चूँकि 2 कार्बन है तो एथेनोइक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, क्योंकि एथेनोइक एसिड से ही, अगर ये दोनों प्रोपेनोइक एसिड होते तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो हम यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लिखते हैं CH3COO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा H2SO4 यूज़ करेंगे। ये है क्या, निर्जली कारक, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा। यहाँ अगर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है
तो ये जो H2SO4 है ये प्रोटॉन के लिए सेंसिटिव होता है, प्रोटॉन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो H2SO4 होता है ये इसमें से जो हाइड्रोजन हैं वो लोन पेयर पर अटैक करते हैं और लोन पेयर जो है ऑक्सीजन पे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि अब चूँकि ये एसिटिक एसिड से ही बना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन और इसमें से एक एसिटिक एसिड का, यानी एक इसमें से एसीटेट और H दोनों, यानी ये H इसको मिल गया तो CH3COOH हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर बना क्या, देखिए यहाँ पर A को तो ये बचेगा ही, ध्यान से देखते जाइए, और क्या बचा, और CH3CO। तो यहाँ पर ये जो OCCH3, तो हम यहाँ लिखते हैं OCCH3, और इसमें ये तो COH लगा ही है, इसको तो हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं, और इसमें से एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पर माइनस CH3COOH हम लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कन्वर्जन में मेन प्रोडक्ट को ही देखते हैं। अगर आप मेन प्रोडक्ट सही लिख देते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो सैलिसिलिक एसिड में जब एसिटिक एनहाइड्राइड लगाया H2SO4 के थोड़ी सी मात्रा के साथ, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल तो नहीं निकला, लेकिन जैसे यहाँ से जैसे OH और H निकलता है, वैसे यहाँ से ये पार्ट एसिटिक एनहाइड्राइड का इतना पार्ट यहाँ से H लेके निकल गया एसिटिक एसिड बना के, और ये जो बचा पार्ट, ये एसीटो ग्रुप बचा जो, ये यहाँ पर लग गया। तो ये जो है, ये जो लग गया यहाँ पर CH3C, यहाँ पर दो कार्बन है, देखिए CH3C, तो CH3C। अब जैसे ये जो यहाँ पर CO है, इसका मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्योंकि इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये भी जो है ऐसे है, ये है। तो एक तरह से ये जो है एसीटो ग्रुप है, और ये कह सकते हैं एसीटॉक्सी है, ये ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। ये क्या है, ये जो है एस्प्रिन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये क्या है, एस्प्रिन है। तो एस्प्रिन, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो डिस्प्रिन नाम से, ये ब्रांड नेम है, डिस्प्रिन नाम से ये बाज़ार में मिलती है, और भी तमाम अलग नामों से ये एस्प्रिन मिलती है। एस्प्रिन जो है ये एंटीपायरेटिक है। तो ये जो है एस्प्रिन, यानी आपने देखिए कहीं इसमें फिनॉल से एस्प्रिन है, तो फिनॉल से आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया, और सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल से आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया, और सैलिसिलिक एसिड से आपने एस्प्रिन बनाया। बस आपको एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करना है, तो आपको ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा जो कि एस्प्रिन है। तो ये कन्वर्जन आपने कर लिया। अब इसी में अगर हम इस पर देखिए, जो भी इसमें कन्वर्जन आए उसके अकॉर्डिंग हमें रिएजेंट लगा के, ये सारी चीज़ नहीं लिख देनी है, जो आए उसी को इसमें यूज़ करना है। जैसे आपने इस पर, इस वाले पर, ये इसमें एसिटिक एसिड निकल रहा है, मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ अभी। ये थर्ड वाले में अगर हम इस पर फिनॉल इस्तेमाल, जैसे ऊपर हमने मेथिल अल्कोहल इस्तेमाल किया है, वैसे हम यहाँ फिनॉल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये है फिनॉल,
और इसमें हम लगाते हैं POCl3। तो फिनॉल जब इसके साथ यूज़ करते हैं तो यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ भी ये डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन जब होता है तो ये ग्रुप जो है, जैसे ये जो फेनिल ग्रुप है, यहाँ से H और यहाँ से OH। देखिए अभी तक हम लोग इन तीनों रिएक्शन में एक चीज़ देख रहे थे कि डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें ही हो रही। यहाँ पर डिहाइड्रेशन बीच वाले में नहीं हुआ था बल्कि CH3COH निकला था, लेकिन लगभग उसी तरह। तो इसमें जो है इस वाले में यहाँ से, चूँकि ये भी फिनॉल है, ये भी यहाँ पर फिनॉलिक ग्रुप है, तो रिएक्शन जो है यहाँ COH पे होता है और इधर से OH इधर से H निकलेगा, तो फिनाइल ग्रुप जो है यहीं पे ऐड हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा OH तो वहाँ एज इट इज़ रहेगा और COO और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप को हम C6H5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिनाइल ग्रुप जो है इसको हम C6H5OH ही लिख देते हैं, रिंग बनाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो C6H5OH ये है फिनॉल, मैंने दोबारा लिख दिया है। और इसका जो H है और इसका जो OH है ये निकल गया, तो ये जो फिनॉक्सी ग्रुप है, ये फिनॉक्साइड आयन जो है यहाँ पे लगा। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया था अभी कि ये मेथिल सैलिसिलेट है, तो बस यहाँ फेनिल ग्रुप ही तो लगा। तो ये फेनिल सैलिसिलेट है, ये फेनिल सैलिसिलेट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप फेनिल सैलिसिलेट। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेलॉल कहते हैं। इसी को हम जो है सेलॉल कहते हैं। तो जैसे इसमें कहीं है सेलॉल, नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आप सैलिसिलिक एसिड से सेलॉल भी बना सकते हैं। सेलॉल भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है, एस्प्रिन भी महत्वपूर्ण यौगिक है क्योंकि इसकी भी डिमांड है, डिस्प्रिन बनाने में इसका यूज़ होता है। और मेथिल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ये ड्रग्स के रूप में, मतलब औषधियों के रूप में इनका यूज़ होता है। तो ये कन्वर्जन आपने देखे। अब जैसे यहाँ पर फिनॉल है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि जैसे फिनॉल में आप जिंक पाउडर का यूज़ करेंगे। पीछे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्हीं का यूज़ होता है कन्वर्जन में। कि फिनॉल पर जब जिंक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से ये जिंक ऑक्साइड निकाल देता है, और जिंक ऑक्साइड के निकल जाने से यानी -ZnO हो जाता है, और फिर बचता क्या है, बचता है ये बेंजीन के ऊपर H। तो H मतलब क्या, बेंजीन। तो आपने फिनॉल से बेंजीन बनाई, जैसे फिनॉल से बेंजीन लिखा है, तो फिनॉल से आपने बेंजीन बनाई जिंक चूर्ण का यूज़ करके। और यहाँ पर अगर और अच्छा होगा अगर आप आसवन लिख दें, शुष्क आसवन करते हैं, तो ये फिनॉल से बेंजीन आप बना सकते हैं। तो एक ही स्टेप में है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन आप बना सकते हैं। आपने पहले फिनॉल में कन्वर्ट किया, फिर आपने आसवन करके बेंजीन बना लिया। तो जहाँ से जितनी ज़रूरत हो उतना आप लिखिए। जैसे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, आप ऐसे चले आइए यहाँ से यहाँ तक। क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बनाना है, इतना ही लिखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे यहाँ पर अगर आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है या एलिफेटिक में भी हमने देखा था कि अगर COO ग्रुप को आप गायब करना चाहते हैं, यानी इस COO को गायब करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण, यानी गायब कर देना, हटा देना, रिमूवल। तो अगर आप CO ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, NaOH और CaO, इसको सोडा लाइम कहते हैं, और हीट भी करते हैं इस रिएक्शन में। तो हीट करने पर COO ग्रुप रिमूव हो जाएगा,
यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो है देखिए आपको बता दें, यहाँ पर NaOH है, तो इसमें एक कार्बन ये भी ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ऑक्सीजन 3 हो गए, और एक हाइड्रोजन भी है, तो बीच में इसको लगा दो NaHCO3। तो आपने देखा कि इसका कार्बन और दोनों ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो गए, तो NaHCO3 बन के ये निकल जाएगा, और CaO का इसमें केवल कैटलिस्ट की तरह रोल है। तो ये अगर आपको COO को हटाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा OH ग्रुप बचेगा और बाकी हाइड्रोजन बचेगा। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होता ही है रिंग में। तो आपने सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाया, बेंजीन बनाया। तो आपने फिनॉल से एस्प्रिन बनाया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनाया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड तो है ही है। और तो ये आप सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बना सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, जान लीजिए कि सैलिसिलिक एसिड से इस तरह हम फिनॉल बना सकते हैं। और जैसे मान लिया हम जैसे बेंजीन पर अगर हम यूज़ करें बहुत ही जाना माना रिएजेंट का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है उसमें का जो रिएजेंट होता है कौन सा होता है, CH3Cl, और उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, निर्जल AlCl3। तो CH3Cl और निर्जल AlCl3 जैसे यूज़ होते हैं रिंग पर, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रिएजेंट है। और इस करते क्या है, ये रिंग पर CH3 ग्रुप ला देते हैं। तो रिंग पर CH3 ग्रुप आ गया, बहुत आसानी से ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई। तो नहीं नाम से ऐसे आ रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन उसका यूज़ आ जाता है। तो यहाँ ये यूज़ हो गई, आपने बेंजीन के ऊपर CH3 लाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट का यूज़ किया, क्लोरोबेंजीन में यानी बेंजीन पर Cl लाने के लिए Cl2 का यूज़ किया। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए कि एरो पर लिखी हुई हर चीज़ कैटलिस्ट नहीं होती है। हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो रिएजेंट, जैसे Cl2 क्या है, रिएजेंट है, लेकिन Fe क्या है, कैटलिस्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ कैटलिस्ट हो, एरो के ऊपर नीचे जो भी लिखी रहती है, हम रिएजेंट और कैटलिस्ट को कभी खाली कैटलिस्ट लिखते हैं, कभी रिएजेंट कैटलिस्ट दोनों लिख देते हैं, कभी जो लिखते हैं उसमें कैटलिस्ट होता ही नहीं, केवल रिएजेंट लिख देते हैं। तो वो अभिक्रिया को पढ़ते पढ़ते समझ में चीज़ें आएंगी। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया है तो थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़िए, क्योंकि अच्छे से ना पढ़ने पर फिर कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। तो इसलिए मन लगाकर इसको सुनिए और इनको दिमाग में बैठाइए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये सारी रिएक्शन बाहर आ जाए एग्ज़ाम में लिखने के लिए। आपने बेंजीन में CH3 रिंग पर CH3 ला दिए इस रिएजेंट को यूज़ करके। अब अगर यहाँ पर हम KMnO4 यूज़ करें, बहुत प्रबल आक्सीकारक है, एल्कलाइन क्षारीय KMnO4 प्रबल आक्सीकारक है, जितने ऑक्सीजन चाहिए वो प्रोवाइड कर देता है। मिक्सचर में जैसे ही KMnO4 डालेंगे एल्कलाइन, वो उसमें से नवजात ऑक्सीजन के परमाणु तुरंत आने लगेंगे और वो इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे, यानी ऊपर जो CH3 ग्रुप लगा है तो हाइड्रोजन को निकाल देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन को ला देंगे, तो COOH बन जाएगा। देखिए, पुराने बॉन्ड्स तोड़ देना, पुराने बंध टूट जाते हैं, नए बंध बन जाते हैं, लेकिन होता संयोजकता के ही अकॉर्डिंग है, होता अष्टक नियम या और जो संयोजन के नियम हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। KMnO4 प्रबल आक्सीकारक है और रिंग के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप है उसको ये तुरंत COH में कन्वर्ट कर देता है। अगर रिंग पर मेथिल की जगह एथिल होता, प्रोपिल होता, ब्यूटिल होता, पेंटिल होता, हेक्सिल होता, तो भी ये जो है आइसोप्रोपिल होता, तो वहाँ पर COOH आ जाता।
तो ये आपने बेंजोइक एसिड बना लिया, आपने बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना लिया। अब अगर आ जाए क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो यहाँ से ये तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो हाँ, तो क्लोरोबेंजीन से आ जाए तो पहले आप बेंजीन बना लीजिए, फिर बेंजीन से इधर चले आइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे जैसे आपको ये COO गायब करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया NaOH और CO सोडा लाइम यूज़ कर दीजिए, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप NaOH प्लस CaO ये आप यूज़ कर दीजिए हीट के साथ, तो इसमें से COO गायब हो जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। तो बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि ये सारे कन्वर्जन कर पा रहे हैं, कर लेंगे अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो, और करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो ले लिया है। तो आपने जो है टॉलुइन से फिनॉल बनाया। टॉलुइन से कैसे फिनॉल बनाया, आप टॉलुइन से, ये टॉलुइन है, दिस इज़ टॉलुइन, इसको हम टॉलुइन कहते हैं। मेथिल बेंजीन ही जो है क्या है, टॉलुइन है। तो टॉलुइन से आप बेंजोइक एसिड बनाइए, बेंजोइक एसिड से आप बेंजीन बनाइए, फिर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है, एक यौगिक का दूसरे यौगिक में कन्वर्जन, हम ये कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं जैसे लेबोरेटरी में अगर हम बनाना चाहें। हालांकि 100% मात्रा में, शुद्ध मात्रा में चीज़ें नहीं बनती हैं, बट मेजर प्रोडक्ट के रूप में हम इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन्स पता होने चाहिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये सारे कन्वर्जन हैं। अब देखिए जैसे एक आध कन्वर्जन और बचे हैं, थोड़ा बोर्ड को मैं क्लीन करता हूँ। शॉर्ट वीडियो, ये बेंजीन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एनिलीन से फिनॉल, या फिनॉल से एनिलीन, एक और है इसमें कहीं एनिलीन से फिनॉल। अच्छा, ये दोनों सेम हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सपोज़ एक को हम फिनॉल से एनिलीन कर देते हैं, यानी जैसे ये एनिलीन से फिनॉल है, तो यानी हमें फिनॉल से एनिलीन चाहिए, ठीक है। इसमें एनिलीन से फिनॉल है, ये फिनॉल से एनिलीन है। तो सपोज़ ये है फिनॉल। फिनॉल में अगर हम जिंक चूर्ण के साथ इसका आसवन करें तो क्या बनेगा, अभी तुरंत तो आपने देखा है, इसमें से क्या निकलेगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा जिंक के साथ माइनस ZnO, और क्या बनेगी, बेंजीन। और बेंजीन पर अगर नाइट्रो ग्रुप लाना है, यानी इस पर अगर NO2 ग्रुप लाना है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। ये नाइट्रिक कारक मिश्रण है, तो ये रिंग पर NO2 ला देता है। बेंजीन रिंग पर NO2 लाने के लिए ये नाइट्रिक कारक मिश्रण HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर जो है, ये नाइट्रो ग्रुप ला देता है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हमें मिल जाती है। और अगर नाइट्रोबेंजीन में यहाँ पर हम ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लाना चाहें, क्योंकि हमें एनिलीन चाहिए, जैसे हमें फिनॉल से एनिलीन चाहिए, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन यानी नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन SnHCl से आ सकते हैं। SnHCl मतलब ये होता है कि Sn + HCl, तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन होता है SnCl2 + H, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो निकले ये ही आगे इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे Sn के एटम और HCl के मॉलिक्यूल बहुत सारे इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हट जाता है और NH2 ग्रुप आ जाता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। एक और ऑक्सीजन है, तो टोटल
2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए यानी 2 H2O बनाने के लिए इसमें से 4 H चाहिए, तो यहाँ 4 H खर्च हो गए 2 को हटाने के लिए और 2 और जुड़ गए, नहीं टोटल इसमें 6 H खर्च हुए, तो ये एनिलीन बन गया। लेकिन H की संख्या लिखने का मतलब नहीं है, बस सीधे सीधे रिएजेंट लिख दीजिए, एग्जामिनर समझता है इतना। तो ये हमें एनिलीन मिल गया, ये नाइट्रोबेंजीन है। तो फिनॉल से आपने एनिलीन बना लिया। लेकिन अगर एनिलीन है आपके पास और फिनॉल बनाना है तो क्या करेंगे? अगर आपके पास एनिलीन है और फिनॉल बनाना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक तो 2 रिएजेंट यूज़ करेंगे, एक तो HNO2 यूज़ करेंगे ठंडे में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। इसको हम जो नाइट्रोजन अमीन वाला चैप्टर है उसमें इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, डाईएजोटीकरण। और दूसरा गर्म जल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने पर हमें जो है यहाँ पर फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो HNO2 है नाइट्रस एसिड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, ये पहले इसका डाइजोनीकरण करता है, डाइजोटीकरण करता है, डाइएजोटाइजेशन, और फिर गर्म जल से यहाँ पर फिनॉल मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये हम एमीन चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़े दिन बाद देखेंगे इस वीडियो को। एनिलीन से फिनॉल हम ये रिएजेंट यूज़ करके एक स्टेप में पा सकते हैं। तो एनिलीन से फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन, इस तरह से कन्वर्जन कर सकते। अच्छा लिखा तो हुआ है फिनॉल से एनिलीन। तो ये सब कन्वर्जन हम कर सकते हैं, और भी कन्वर्जन देखेंगे, लेकिन अभी हम ज़्यादातर जो फिनॉल से रिलेटेड थे, फिनॉल इस चैप्टर 11 से रिलेटेड थे, उन्हीं को इसमें हम शामिल किए थे। हालांकि अभी एल्डिहाइड कीटोन और एमीन चैप्टर से जो रिलेटेड एरोमेटिक कन्वर्जन्स हैं उनको बाद में देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर से, आज के इस जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे आपको ज़रूर कुछ मदद मिली होगी और आपने इतना समय खर्च करके देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।